स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। भारत के हथियारों का दुनिया में डंका बज रहा है। हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में रक्षा एक्सपोर्ट में चमत्कार कर डाला है। पिछले साल मेड इन भारत डिफेंस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 32% से ज्यादा बढ़ा है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। रूस चला रहा है मेड इन भारत हथियार। इजराइल चला रहा है मेड इन भारत हथियार। चौरासी देशों में मेड इन भारत हथियार का दम। पिछले कुछ सालों तक रक्षा हथियार के मामले में हम दूसरे मुल्कों पर निर्भर थे, लेकिन आज हिंदुस्तान के हथियारों का दुनिया में डंका बज रहा है। पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान ने रक्षा उपकरणों के एक्सपोर्ट में 14 गुना बढ़ोतरी दर्ज की है। देखिए किस तरह से भारत के रक्षा उत्पादों पर दुनिया ने भरोसा जताया। 2016-17 में 1522 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए का आंकड़ा हासिल किया है। भारत के ये वो हथियार हैं जिनके दम पर दुनिया के कई देशों ने अपने सुरक्षा चक्र को मजबूत किया है। ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम, ATAGS, ध्रुव हेलीकॉप्टर, पिनाक रॉकेट लॉन्चर और रक्षा से जुड़े तमाम इंजीनियरिंग के उपकरण, देश की 50 कंपनियां दुनिया को हमला करने वाले घातक हथियार के साथ ही सुरक्षा के लिए कवच भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। मेड इन भारत रक्षा प्रोडक्ट 84 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। सिर्फ 2023-24 में रक्षा प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में 32.5% का उछाल आया। अगले 5 साल में इसे 21,083 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का लक्ष्य है। इटली, मालदीव्स, श्रीलंका, रूस, UAE, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब, मिस्र, इजराइल, स्पेन, चिली जैसे देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में यह चमत्कार किया है और दुनिया में लगातार भारत के रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ रही है। चांद पर सफल लैंडिंग, सूर्य मिशन आदित्य 1 के बाद भारत के मानव मिशन गगनयान की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लेकिन इससे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से हिंदुस्तान को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मिशन गगनयान के एक एस्ट्रोनॉट को नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने वाली है। यह खास रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान अपने मानव मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले नासा की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ये इस साल फरवरी की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट्स विंग पहनाते हुए उनके नाम की घोषणा की थी। चारों एस्ट्रोनॉट्स की पहली झलक देखने को मिली थी। अब इन्हीं चारों एस्ट्रोनॉट्स में से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजने की तैयारी में है। इसरो ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। शुभांशु शुक्ला को इसरो और नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान ने ISS के लिए अपने आगामी एक्सियम 4 मिशन के तहत नासा के साथ एक अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। इस मिशन में 2 भारतीय शामिल होंगे, जिन्हें प्रमुख और बैकअप मिशन पायलट की कमान संभालनी होगी। इसरो के जारी बयान के मुताबिक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइमरी मिशन के पायलट होंगे,
जबकि भारतीय वायुसेना के एक अन्य अधिकारी ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर बैकअप मिशन पायलट होंगे। इस मिशन के लिए दोनों अधिकारियों का प्रशिक्षण इसी महीने शुरू हो जाएगा। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ISS पर जरूरी वैज्ञानिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रयोग करेंगे। साथ ही वो अंतरिक्ष में होने वाली दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के इस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन जाना बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले 40 साल में वो ऐसा करने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन के साथ अंतरिक्ष में गए थे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु के लिए ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण मिशन होने वाला है। शुभांशु शुक्ला का जन्म 1985 में लखनऊ में हुआ था। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग NDA में हुई है। वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में उन्हें साल 2006 में शामिल किया गया। वो एक फाइटर कॉम्बैट लीडर है। उनके पास 2000 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव है। उन्होंने सुखोई 30, MiG-21, जगुआर, डैर्नियर जैसे विमान और फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। अगले साल इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान लॉन्च होगा। सूरज और चांद के बाद हिंदुस्तान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। इसरो मिशन गगनयान पर दिन रात काम कर रहा है। गगनयान मिशन के तहत 4 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के लिए लॉन्च करना है। उसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाना है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाना है और भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसरो ने इसकी टेस्टिंग पिछले साल की थी। मिशन गगनयान के तहत जाने वाले चारों टेस्ट पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग रूस में हुई थी। गगनयान की लॉन्चिंग से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा और बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के सफल होने पर भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। मानव मिशन अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही पूरा किया है। पीएम मोदी ने मिशन गगनयान के बारे में साल 2018 में ऐलान किया था। अब अगले साल इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवार को घेर लिया है। खान यूनिस के कसाई के नाम से कुख्यात सिनवार की सुरंग के बाहर इजराइल ने घेरा डाल रखा है। सिनवार से पहले इजराइल ने इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइव को मार डाला। हालांकि इस्माइल हानिया की मौत कैसे हुई, इस पर दावे चौंकाने वाले हैं। इस्माइल हानिया की मौत कंफर्म है। उसके लिए ईरान में मातम हो रहा है। कतर में उसके मरसिया पढ़े जाने की तैयारी है। हानिया की कब्र भी खुद रही है, लेकिन हमास के सबसे बदनाम सरगना की मौत कैसे हुई, इस पर अब भी सस्पेंस है। ईरान का दावा, इस्माइल हानिया मिसाइल स्ट्राइक में मारा गया। अमेरिका का दावा, इस्माइल हानिया रिमोट बम से उड़ाया गया।
हमास के सबसे बड़े सरगना की डेथ मिस्ट्री बनती जा रही है, क्योंकि मौत पर दो दावे किए जा रहे हैं। ईरान किसी भी कीमत पर हानिया की मौत मिसाइल हमले में साबित करने पर तुला है। वहीं अमेरिका ने इस्माइल हानिया के खात्मे की प्री प्लान्ड स्टोरी रिलीज कर दी है। सुपर पावर ने हानिया के रिमोट बम से उड़ाए जाने का पूरा ऑपरेशन खोलकर रख दिया है। हानिया की मौत पर अलग अलग दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसकी वजह बेहद खौफनाक है, उससे भी जानेंगे। मगर हमास के सबसे कुख्यात लीडर के सफाए के बाद से खाड़ी मुल्कों में कैसा बारूदी बवंडर उठा है, उसे देखिए। लेबनान से दागे गए रॉकेट से इजरायल धुआं धुआं हो रहा है। इजरायल की फोर्सेस हर फ्रंट पर एक्शन में हैं। ईरान की मिसाइलें तन गई हैं। हूथी विद्रोहियों का लश्कर जंग के लिए उठ खड़ा हुआ है। इजरायल के हर दुश्मन उस पर टूट पड़ने के लिए उतावले हैं। मगर इस्माइल हानिया को जैसे मौत के घाट उतारा गया है, वो इजरायल के दुश्मनों की सोच से परे है और मोसाद एजेंट्स के कुख्यात कारनामों में ये मिशन टॉप पर आ गया है। सबसे पहले ये जानिए कि हानिया को मौत के घाट कहां उतारा गया। 31 जुलाई 2024 की रात इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में था। हानिया इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर कॉर्प्स के सैन्य परिसर में ठहरा था। वो गेस्ट हाउस ईरान के राष्ट्रपति भवन से महज 150 मीटर दूर था। गेस्ट हाउस में हानिया के साथ दूसरे कई नामी मेहमान रुके थे, यानी जहां कदम कदम पर पहरा था, जहां ईरान के डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, जहां किसी अजनबी की आवाजाही मुमकिन नहीं थी, जहां किसी भी तरह के हमले अंजाम देना आसान नहीं था। उसी अभेद्य सुरक्षा घेरे को भेदकर मोसाद एजेंट ने हानिया का सफाया कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी समेत मध्य पूर्व के 7 अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक हानिया का अंत 2 महीने पहले ही तय हो चुका था। इस्माइल हानिया को मारने के लिए रिमोट बम स्मगल कर तेहरान ले जाया गया। जिस बम से हानिया को उड़ाया जाना था वो एक हाईटेक डिवाइस थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। मोसाद एजेंट्स ने 2 महीने पहले ये बम IRGC के गेस्ट हाउस में फिट कर दिया था। बम फिट करने से पहले हानिया की एक एक डिटेल को जुटाया गया था, जिसमें हमास चीफ की हर हरकत, गेस्ट हाउस और कमरा नंबर तक मोसाद को पता था, क्योंकि हानिया जब भी तेहरान गया वो IRGC के गेस्ट हाउस में एक ही कमरे में रात गुजारी थी। दिल्ली शेल्टर होम में कई बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। एक तरफ LG एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। जहां बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देनी थी, वो उनके लिए डेथ चैम्बर बन गया। मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। आशा किरण में मौत का अंधेरा फैलाने वाले अपराधी कौन? आम आदमी पार्टी की सरकार ये कितनी जाने लेगी इस दिल्ली में? 14 मासूमों की मौत का मुजरिम कौन? कौन जिम्मेदार? कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया जा रहा था, वहां 30 दिन में 14 मासूम बच्चों की जान चली गई। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? ये शेल्टर होम दिल्ली के रोहिणी में चलाया जा रहा है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी से जून तक 14 मौतें हुई हैं, लेकिन जुलाई में महीने में 20 दिन के भीतर ही 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतनी मौतों के बाद हंगामा हुआ तो दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए। वहां पर 980 लोग रहते हैं और उनकी देखरेख के लिए, जैसे मैंने कहा, 450 केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। एक 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर, 17 नर्सेस हैं। इसके अलावा वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके अलावा वहाँ पर सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, काफ़ी बड़ा स्टाफ वहाँ पे। आशा किरण जो हमारा होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स है
मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है, ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी आशा किरण के इस संस्थानों में बच्चे मरे हैं, उनके जांच का रिपोर्ट कहां है? ये आप हर बार जांच कह देना, उसके बाद रिपोर्ट आती है क्या? आग लगे हुए सारे रिपोर्ट जांच के कहां है? मैं समझता हूं ये लोग, आतिशी जी संवेदनहीनता को पार कर गई हैं और इन लोगों को हर बात में टालने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो दिल्ली के लिए बहुत ही जानलेवा है। शेल्टर होम में मौत पर दिल्ली कांग्रेस बीजेपी दोनों ही हमलावर हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस की टीम भी शेल्टर होम पहुंची तो बीजेपी की टीम ने शेल्टर होम पहुंचकर वहां के हालात देखे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी इस शेल्टर होम में 2 महीने में 11 रहस्यमयी मौतें हुई थी। मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थीं। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। मौत क्यों हुई, इसे लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा था। आशा किरण के CMO अशोक कुमार ने कहा कि खाने की क्वालिटी सही नहीं थी। ये शेल्टर होम 500 लोगों की कैपेसिटी का है, जबकि अंदर 900 से ज्यादा लोगों को रखा गया। दिल्ली सरकार ने बहुत साल तक ये सब ढकोसला किया है कि हम महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो शेल्टर होम हो, नाइट शेल्टर होम हो, सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और हम उनका प्रॉपर ऑडिट कर रहे हैं। जिस घटना पर देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने शेल्टर होम में मौत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया तो आम आदमी पार्टी भड़क गई। शेल्टर होम का मामला लोकसभा तक गूंजा है। लोकसभा में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने शेल्टर होम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तुर्की के पिस्टल शूटर यूसुफ डिकेक दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाए हुए हैं। वहीं बॉक्सिंग को लेकर एक विवाद भी उठा है। क्या है विवाद, रिपोर्ट के जरिए जानें। तुर्की के पिस्टल शूटर यूसुफ डिकेक की इन दिनों हर तरफ चर्चा हो रही है। वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं। दरअसल मंगलवार को पेरिस ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में उन्होंने ऐसा निशाना लगाया जिसके बाद तो हर जगह उन्हीं की बात हो रही है। यूसुफ डिकेक इंटरनेट पर इसलिए वायरल हो गए हैं क्योंकि इस मुकाबले में वो अलग ही अंदाज में उतरे। ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में उनका कैजुअल अप्रोच लोगों को भा गया। वो एक साधारण टी-शर्ट में पहुंचे और सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जेब में हाथ रखकर उन्होंने बिना किसी खास लेंस के हिस्सा लिया। शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले खास उपकरणों के बिना ही पिस्टल चलाई, जबकि दूसरे खिलाड़ी विशेष स्पेशल शूटिंग ग्लासेस लगाए हुए थे, जिससे निशानेबाजों को लक्ष्य पर सही से फोकस करने में मदद मिलती है। भारत के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। डिकेक की उम्र 51 साल है। उनका जन्म साल 1973 में हुआ था। वे 2008 से हर ओलंपिक में हिस्सा लेते रहे हैं। डिकेक 4 बार ओलंपिक खेल चुके हैं और इसके अलावा 7 बार यूरोपीय चैंपियन भी बन चुके हैं। हालांकि ओलंपिक में शूटर्स को अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की अनुमति होती है। डिकेक ने तहलका मचा दिया और अब वो इंटरनेट पर सनसनी बन गए हैं। वहीं ओलंपिक में बॉक्सिंग इवेंट में एक विवाद खड़ा हो गया। अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ को लेकर ये विवाद है। 25 साल की खलीफ महिलाओं की वेल्टरवेट इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ईमान खलीफ का मुकाबला इटली की एंजेला कैरिनी से हुआ।
कैरिनी ने 46 सेकंड में ही मैच को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि खलीफ का पंच इतना तगड़ा था कि कैरिनी को जान बचाने के लिए मैच छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उनका कहना था कि उन्हें आज तक इतना ताकतवर मुक्का किसी ने नहीं मारा। ये पहला मौका नहीं है जब ईमान खलीफ विवादों के घेरे में है। ईमान खलीफ को पिछले साल इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से रोक दिया था, क्योंकि वे जेंडर टेस्ट में फेल हो गई थी। खलीफ खुद की महिला के तौर पर पहचान बताती हैं, लेकिन इसे लेकर भी 2 खेमे बन चुके हैं। एक खेमा उनके सपोर्ट में है, तो वहीं दूसरा खेमा इस तरह के जेंडर संकट वाले किसी भी शख्स को ना खेलने देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान।